हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथली करंट अफेयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स अगस्त 2020 के। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 370, जैसे कि आपको पता ही होगा 2019 में आर्टिकल 370 को और 35A को जम्मू और कश्मीर से रिमूव किया गया था। तो अगस्त 2020 में इस इंसिडेंस को 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से ये इस साल ये फिर न्यूज़ में आया। तो बेसिक बैकग्राउंड आपको पता ही होगा। 1948 में कश्मीर के रूलर राजा हरी सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंडर आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में इंसर्ट किया गया है, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया। 2019 में जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया गया है हमारे पार्लियामेंट में, जिसके अंडर जम्मू और कश्मीर को रीऑर्गेनाइज्ड किया गया है 2 यूनियन टेरिटरीज में। पहली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, ये विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और सेकंड जम्मू एंड कश्मीर है, ये विद लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इस एक साल में हमें क्या क्या डेवलपमेंट्स जम्मू और कश्मीर वैली में देखने के लिए मिले हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव चेंजेस, 354 स्टेट लॉज थे, जिसमें से 164 लॉज को तो सीधे सीधे हटा दिया, और जो 138 लॉज है इसको मॉडिफाइड किया गया, और जो 170 सेंट्रल लॉज हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गए JNK वैली में। अब सेंट्रल लॉ कौन कौन से? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1954, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज जो है JNK वैली में वो अराउंड 36% से रिड्यूस हो गई है, और 40% से डिक्रीज हुआ है लोकल यूथ इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। जम्मू और कश्मीर के जो सिटीजन्स है जो वहाँ पर रहते हैं, उनको सेंट्रल स्कीम का डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम, अटल पेंशन योजना, PM जन धन योजना एंड स्टैंड अप इंडिया एक्सेट्रा। हेल्थ सेक्टर में वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि 2 एम्स हॉस्पिटल्स और 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पर स्टैब्लिश होने वाले हैं। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में भी हमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है 262% से। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है JNK के, उनको अब बेनिफिट मिलेगा 7th सेंट्रल पे कमीशन का, और अराउंड 10,000 वैकेंसीज जम्मू और कश्मीर के डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में निकलने वाली है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ने हाल ही में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रूव्ड किया है। क्यों? ताकि वो एग्जाम कंडक्ट कर सके फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि NRA जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ सैंक्शन किए हैं आने वाले 3 सालों के लिए। इसके फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। इसके जो हेड होंगे वो सेक्रेटरी रैंक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सन रहेंगे, और NRA में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, SSB, RRB एंड IBPS के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। NRA जो है ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में स्टैब्लिश हुआ है, जो कि एग्जाम कंडक्ट करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर, 12th पास लेवल पर और 10th पास लेवल पर। ये साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे, और इसका जो स्कोर रहेगा वो आने वाले 3 सालों तक वैलिड रहेगा। CET जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी जो कि ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी विद टाइम बाउंडेशन। CET को 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा अभी के लिए। इन फ्यूचर ये और लैंग्वेजेस में भी एक्सपांड हो सकती है। CET मेनली
3 एजेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट करेंगे, आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी। अब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स को क्या क्या एडवांटेज होंगे। रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशन, साल में सिर्फ एक ही एग्जाम देना है डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन कैसे होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको वन टाइम फी पे करना रहेगी कैंडिडेट को, और ये कंडक्ट की जाएगी इंडिया में 1000 सेंटर्स में, 1000 सेंटर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी, और इससे अवेयरनेस फैसिलिटी में भी काफ़ी एडवांटेज हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस एज ए इंस्टीट्यूशन होंगे, वो ये होंगे कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग, मतलब जितना भी खर्चा हो रहा है सरकार का ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में, वो खर्चा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड जो सेविंग का जो फिगर निकला है वो अराउंड 600 करोड़ का निकला है कि 600 करोड़ तक की एक्सपेक्टेड सेविंग्स हो सकती है। एनआरए जो है ये ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाएगा रिक्रूटमेंट साइकिल में, क्योंकि हमारी हर साल इंडिया में 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अराउंड 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं, जिस वजह से जो एनआरए है ये एक सिंगल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा, जिससे रिक्रूटमेंट साइकिल में इफ़िशिएंसी बढ़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा होगा, ताकि जो खाली वैकेंसीज है उनको जल्दी से फुलफिल कर पाएँ। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, गवर्नमेंट ने हाल ही में एक सेंट्रल स्कीम लॉन्च की है फॉर फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर 1 लाख करोड़। आपको अगर याद होगा तो लॉकडाउन के वक्त गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज रिलीज़ किया था, तो ये स्कीम उसी के अंडर में है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में की जाएगी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होगा, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स प्रोजेक्ट्स के लिए रहेगा, जैसे कि सप्लाई चेन सर्विसेज इंक्लूडिंग ई मार्केटिंग, वेयर हाउसेज, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन एक्सेट्रा। अब 1 लाख करोड़ जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एज ए लोन, जिसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। मतलब अगर मार्केट रेट जो है इंटरेस्ट रेट वो अगर 10% है, तो इसके ऊपर इस स्कीम के थ्रू 3% पर एनम की छूट मिलेगी, तो इंटरेस्ट रेट 7% का हो जाएगा ऑन लोन अप टू 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ तक के लोन के लिए ये स्कीम वैलिड रहेगी, जो कि जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड रहेगा 7 ईयर्स। अब ये जो 1 लाख करोड़ है ये डिस्बर्समेंट होगा 10,000 करोड़ रुपीस पहले साल में और 30,000 करोड़ रुपीस आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। अब इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, फार्मर्स, एग्री एंटरप्राइजेस, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। अब ये स्कीम थोड़ी सी अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्टर्स को भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा और इन डिफ़ॉल्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इन डिफ़ॉल्टर्स को भी अप टू 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड होगा, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी, और ये दिया जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर में। ये जो पैसा है, ये जो स्कीम का जो पैसा है, ये जो पुरानी स्कीम्स चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये उसी के अंडर प्रोवाइड किया जाएगा। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय एन ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू इस पर नज़र रखी जाएगी। अब ये हेल्पफुल कैसे है? क्योंकि ये राइजेस फार्म
productivity and lowering farming cost. ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेगा, हमारे फार्मर को सीधे मार्केट से कनेक्ट करेगा. इसके थ्रू वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, जैसे कि पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा. फिर ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी. और ये हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है इसमें मॉडर्नाइजेशन. डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में ड्राफ्ट प्रपोज किया है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, जिसका एम है कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको डबल करना है आने वाले 5 सालों में. अगर हम हमारे करंट डिफेंस स्टेटस की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स का इंपोर्टर है, जिसका सबसे बड़ा पार्टनर है रशिया. पहले हमारा जो रशिया के साथ जो शेयर था वो अराउंड 72% का था, बट एट प्रेजेंट ये कम होकर हमारा हो चुका है 56% पर. और इसके बाद यूएसए, इजराइल, फ्रांस, इन कंट्रीज के नाम आते हैं रिस्पेक्टिवली. अगर हम हमारे एक्सपोर्ट की बात करें तो 2014 में हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट था वो अराउंड 2000 करोड़ रुपीस का था, बट 2017 से 2019 के बीच में वो बढ़कर हो चुका है अराउंड 17,000 करोड़ का. इस पॉलिसी के अंडर 8,000 MSME का सपोर्ट रहेगा, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हमें हमारे डिफेंस सप्लाई चेन के लिए. ये ड्राफ्ट पॉलिसी हेल्प करेगी हमारे चैलेंजेस को ओवरकम करने में, क्योंकि ये हमें एक फोकस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगी, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सके और आर्म्स इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट कर सके. इसके मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें 2025 तक, मतलब 2025 तक 1,75,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्लूड रहेगा अराउंड 35,000 करोड़ तक का, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज का होगा. 1,75,000 करोड़ मतलब $25 बिलियन. ये हमारी इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिटिवनेस लाएगा और हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एरोस्पेस और नेवल शिप बिल्डिंग में भी. ये हमारी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा, ये हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा और हमारे जो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको आगे लेके जाएगा थ्रू डोमेस्टिक डिजाइंस एंड डेवलपमेंट्स. ये हमारे एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करेगा, ताकि हम भी ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सके. ये हमें हमारे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनकरेज करेगा, इनोवेशंस के लिए हमें इनकरेज करेगा, हमारा खुद की हम हमारी ओनरशिप और हमारे प्रमोट कर सके ये हमारे सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्री को. मल्टीपल स्ट्रेटजी अंडर फॉलोइंग फोकस एरियाज: प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म, इंडिजिनियस एंड सपोर्ट टू MSME startups, optimize resource allocation, investment promotion, FDI and ease of doing business, innovations and research and development, quality assurance and testing infrastructure, export. National Digital Health Mission launched by Ministry of Health and Family Welfare. ये लॉन्च हुई है पायलट मोड में 6 यूनियन टेरिटरीज में. पायलट मोड मतलब कि कंट्री के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में ये लॉन्च हुआ है ये मिशन. ये चीज़ है क्या? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आखिर है क्या? ये एक वॉलेंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है. वॉलेंटरी मतलब कि कंपलसरी नहीं है, जिसको करवाना है वो उसमें रजिस्टर करवा सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है. तो ये करेगा क्या?
ये गैप कम करेगा, मतलब रिड्यूस द गैप अमंग स्टेक होल्डर्स, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के, उनके बीच की गैप कम करेगा, जैसे कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, सिटीजन्स, इनके बीच की ये गैप कम करेगा। और ये इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबको कनेक्ट करेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्रिएट्स अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो कि प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली एंड सेफ मैनर में। ये स्कीम जो है वो 6 यूनियन टेरिटरीज में रोल्ड आउट की गई है, जैसे कौन कौन सी? चंडीगढ़, लद्दाख, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? हेल्थ आईडी, सबसे पहले तो इंडिविजुअल का हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा। डिजी डॉक्टर, इसमें डॉक्टर्स की भी पूरी डिटेल्स रहेगी कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंटेन की जाएगी। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड, यहाँ पर इंडिविजुअल का सारा मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा सारा सभी का। इसके मेरिट्स इंक्लूसिव हेल्थ केयर सिस्टम रहेगा, जो डाटा रहेगा इंडिविजुअल का उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जो भी सेंट्रल या स्टेट की स्कीम्स है वो उसको पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये एक इन्फॉर्म डिसीजन के लिए हेल्पफुल करेगा सिटीजन्स में। हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा। जो रिस्क है गवर्नमेंट का हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में, वो रिस्क कहीं ना कहीं कम करेगा। मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करेगा और हमें हेल्प करेगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट में। अब चैलेंजेस क्या क्या है? डिजिटल डिवीजन मतलब कि जो वेल एजुकेटेड पर्सन है उन्हें टेक्नोलॉजी का नॉलेज है इसलिए वो रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन जो पुअर है, इलिटरेट पीपल है, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक में आ जाएगा कि उन्हें टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीछे रह जाएंगे। फिर हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सबका इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखना है तो उसके लिए एक हमें स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो जिसको डेवलप करने के लिए कॉस्ट काफ़ी हाई रहेगी। और इसको बनाने के लिए हमें हमारे स्किल्ड लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इनएडुकेट अमंग हेल्थ प्रोवाइडर्स, प्राइवेसी नहीं है हमारे पास डाटा की, डाटा सिक्योरिटी नहीं है। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अब वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो ये एक ट्रांसपेरेंसी लाएगा और इंक्रीज यूज़र कॉन्फिडेंस, मतलब जो इंडिविजुअल्स है उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ये बढ़ाएगा। ड्राइंग स्ट्रिक्ट प्राइवेसी रिलेटेड गाइडलाइंस, मेंटेनिंग टेक्निकल सॉवरेनिटी, स्पेशलाइज्ड सिस्टम, यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ आयुष्मान भारत एंड पीएम जन धन योजना। इन दोनों स्कीम्स के एक्सपीरियंस को यूज़ करके डिजिटल हेल्थ मिशन को स्टैब्लिश करेंगे और ये हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में बहुत एक स्टैंडर्डाइज्ड रोल प्ले करेगा। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? यूएई और इजराइल के बीच में पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। इजराइल और यूएई के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्टार्टिंग हुई है, जिसके एक्सचेंज में यूएई ने कंडीशन रखी है कि इजराइल उसका जो एनेक्सेशन का प्लान है वेस्ट बैंक का, वो प्लान वो कैंसिल कर देगा, सस्पेंड कर देगा, तो ही ये डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन होंगे। गल्फ कंट्रीज आर द 7 अरब स्टेट्स विच बॉर्डर पर्शियन गल्फ। अब गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी? जो आपको रेड ब्लॉक्स में दिख रही है, रेड कलर से जो मार्क दिख रही है, ये सारी गल्फ कंट्रीज है, जो कि ये पर्शियन गल्फ को सराउंड करती है। क्या यूएई ये पहला देश है जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टैब्लिश किया है? तो नहीं, यूएई थर्ड नेशन है जिसने इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन किए हैं, आफ्टर इजिप्ट in 1979 and Jordan in 1995।
4 क्लॉसेस है इस एग्रीमेंट के. The deal states that UAE would recognize the status of Israel and establish formal diplomatic relations with it. मतलब कि इसराइल को अभी तक एज ए नेशन से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन अब यूएई ने इसराइल को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज किया है और उसके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टैब्लिश किया गया है. अब इनके जो टाइज है, इनके जो रिलेशंस है, इनके जो एग्रीमेंट्स है वो साइन होंगे इन्वेस्टमेंट में, टूरिज्म में, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, देन स्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्बेसीज. इन मुद्दों पर उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन हो सकते हैं इन फ्यूचर. जॉर्डन और इजिप्ट के बाद यूएई ने डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन किए हैं इजराइल के साथ. इजिप्ट ने साइन किया था 1979 में और जॉर्डन ने साइन किया था पीस एग्रीमेंट 1994 में. अब इससे यूएई की जो गुडविल है वो यूएस के अंदर इम्प्रूव हो गई, ताकि उन्होंने इजराइल को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज किया है. फिर अदर गल्फ कंट्रीज जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि वो भी इजराइल के साथ में एग्रीमेंट साइन कर ले, पीस एग्रीमेंट. सी लेवल राइज. अब रिसेंटली साइंटिस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी लेवल राइज हो चुका है. अब ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि इसके कॉजेज क्या क्या है. थर्मल एक्सपांशन की वजह से melting glaciers, loss of Greenland and Antarctic's ice shield, then changes in net storage of terrestrial fresh water. इसके impact क्या क्या हो सकते हैं. loss of habitat, agricultural loss, coastal fisheries and aquacultures, impact on small islands, nations. Snow leopard. India's first snow leopard कंजर्वेशन सेंटर विल बी स्टैब्लिश इन उत्तराखंड, जो कि बनाया जाएगा उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा. सिक्योर हिमालय का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट उसी का एक पार्ट है, जिसका एम है सिक्योरिंग लिवलीहुड, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम. The project looks into conservation of snow leopards and other endangered species and their habitats. ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2017 में और इसको फंडिंग कर रहे हैं द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम, जो कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर रहता है. नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन. Recently, Central has constituted the National Council for Transgender Person under Transgender Person Protection Act of 2019. काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसके जो हेड होंगे वो यूनियन मिनिस्टर होंगे फॉर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये उसके चेयरपर्सन होंगे, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये वाइस चेयरपर्सन होंगे. इस काउंसिल में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, होम, माइनॉरिटी अफेयर्स, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, लेबर एंड लॉ मिनिस्ट्री के भी मेंबर्स रहेंगे. इसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, या तो 5 स्टेट के रहेंगे या फिर 5 यूनियन टेरिटरीज के रहेंगे, जो कि रोटेशनल बेसिस पर रहेंगे. और जो फर्स्ट क्लस्टर में 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम हैं जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड गुजरात. और 5 रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड 5 एक्सपर्ट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन.
अब ये जो सभी मेंबर्स है, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को छोड़कर जितने भी मेंबर्स है, इन सब का टेन्योर रहेगा 3 इयर्स का। अब ये क्यों बनाया गया, क्या तो क्योंकि ये एडवाइस कर सके, मॉनिटर और इवेल्युएट कर सके, रिव्यू दे सके, कोऑर्डिनेट कर सके ट्रांसजेंडर रिलेटेड इश्यूज के रिगार्डिंग। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स है तो ये वहाँ पर भी फंक्शंस उन्हें प्रोवाइड कर सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 रिसेंटली अनाउंस्ड हुए हैं। ये अनाउंस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। इंदौर जो कि क्लीनेस्ट सिटी के नाम से इमर्ज हुआ है और ये चौथी बार 4 टाइम इन अ रो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत रहा है, जिसको इस साल फॉलो किया है गुजरात ने। क्लीनेस्ट कैपिटल की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली एंड द NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्लीनेस्ट स्टेट की अगर हम बात करें जहां पर मोर देन 100 सिटीज क्लीन है, वो है छत्तीसगढ़। क्लीनेस्ट स्टेट की अगर हम बात करें जिसमें लेस देन 100 सिटीज क्लीन है, तो वो है झारखंड। क्लीनेस्ट टाउन, क्लीनेस्ट गंगा टाउन, वो वाराणसी है। क्लीनेस्ट मेगा सिटी विथ more than 40 lakh population, that is Ahmedabad. One Sun, One World and One Grid initiative, OSOWOG, aims to connect 140 countries through a common grid that will use to transfer solar power. ये आइडिया पहली बार प्रेजेंट हुआ था 2018 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मीटिंग में, असेंबली में। अब इस इनिशिएटिव का टारगेट ये है कि ये मल्टीपल टाइम जोन्स में स्प्रेड रहेगा ताकि ये बैलेंस प्रोवाइड कर सके रिन्यूएबल एनर्जी का। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? अट्रैक्टिंग investment, utilizing skills and technology, reducing project cost, higher efficiency and increase assets utilization, scale up in access to energy. For India's first international women's trade center, it will set up in Angamala, Kerala with United Nations Sustainable Development Goals. It aims to accelerate women entrepreneurship and secure gender parity, providing women a safe place to start new businesses and get their product marketed globally. Minimum age of marriage for women. इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में पीएम ने अनाउंस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है जो कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन्स के इशू पर फिर से विचार करेगी, इस इशू को फिर से एक बार एग्जामिन करेगी, क्योंकि करंट लॉ के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो मेल्स की है 21 ईयर्स और विमेंस की है, फीमेल्स की है 18 ईयर्स। ये फाइनलाइज किया गया था इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1857 के अंडर में, और 2 जून को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक टास्क फोर्स सेटअप की थी जो कि एग्जामिन करेंगी इश्यूज रिगार्डिंग टू एज ऑफ मदरहुड, लोअरिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो एंड the improvement of nutritional level among women. The task force will examine the correlation of age of marriage and motherhood with health, medical well-being, nutritional status of mother and child. मतलब कि ये जो टास्क फोर्स सेटअप की गई थी ये एज ऑफ मैरिज के साथ साथ मदरहुड के भी इश्यूज को एग्जामिन करेगी, जिसमें हेल्थ, मेडिकल वेलबींग, न्यूट्रिशनल स्टेटस मदर का भी और चाइल्ड का भी दोनों इंक्लूड रहेगा।
Headed by former Samta Party President Jaya Jetli, the committee members include health members at Niti Aayog, Dr. Vinod Paul, and several secretaries of the Government of India. Why this law? अब ये लॉ की ज़रूरत क्यों है? To reduce the risk of early pregnancy among वुमेन्स में जो अर्ली प्रेगनेंसी का जो रिस्क है, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये लॉ का आना ज़रूरी है. टू डेटर चाइल्ड मैरिज, ताकि चाइल्ड मैरिज को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके. एंड जेंडर न्यूट्रलिटी लॉ, आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, और आर्टिकल 21 राइट टू लिव विथ डिग्निटी है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि इन दोनों आर्टिकल्स का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये जो एज डिफरेंस है, लीगल एज डिफरेंस जो है मेल्स और फीमेल्स के मैरिज एज के बीच में, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों आर्टिकल्स का, इन दोनों राइट्स का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था. इसलिए इस लॉ का पास होना ज़रूरी है. नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020, हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज हुई है. इसको रिलीज किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च. अगर हम नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो इंडिया में 2025 तक कैंसर के केसेस 12% से बढ़ने के चांसेस हैं, जो कि 15.6 लाख हो जाएंगे बाय 2025. मेजर कॉज जो आ रहा है वो टबैको रिलेटेड कैंसर्स बहुत ज़्यादा है. अराउंड 27.1% जो कैंसर्स है उसमें सिर्फ टबैको रिलेटेड कैंसर्स का रेशियो सबसे ज़्यादा है, उनका बर्डन सबसे ज़्यादा है. और अगर हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो हाईएस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन से हमें हाईएस्ट कैंसर पेशेंट्स के नंबर्स मिलते हैं, जिसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन मेल्स का होता है. कैंसर जो है ये बहुत लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये ग्लोबल इशू है. और 4 फरवरी हर साल वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल भी ये सेलिब्रेट किया गया था. और इस साल की जो थीम थी वो आई एम एंड आई विल की थीम थी. ग्लोबल टूरिज्म लॉस्ट अराउंड $320 बिलियन इन 5 मंथ. यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें लॉस हुआ है $320 बिलियन का लास्ट 5 मंथ्स में, और मोर देन 120 मिलियन जॉब्स जो है वो रिस्क पर है कि भैया कुछ भी हो सकता है. एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो आता है टूरिज्म से वो अराउंड $1.2 ट्रिलियन का होता है, लेकिन इस साल वो सिर्फ $910 बिलियन का ही अचीव हुआ है. अराउंड $320 बिलियन का कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल जीडीपी है वो 1.5 to 2.8% से रिड्यूस हो सकता है. और जो कि टूरिज्म से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग फूड सर्विस सेक्टर्स, तो इसमें जितने भी लोग एम्प्लॉयड है अराउंड 144 मिलियन वर्कर्स जो है वर्ल्ड वाइड, उनकी जॉब भी रिस्क पर है. क्योंकि टूरिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली अगर हम बात करते तो टूरिज्म इज़ अ 3rd लार्जेस्ट सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमी में, जिसका कंट्रीब्यूशन 3rd लार्जेस्ट है बिहाइंड फ्यूल्स एंड केमिकल्स. इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर इशू और इसका इम्पैक्ट काफ़ी मेजर रहेगा. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिलीज्ड. इसको रिलीज किया है नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एंड परफॉर्मेंस इंडियन स्टेट. एक्सपोर्ट में इंडियन स्टेट्स की क्या परफॉर्मेंस है, इसलिए ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है, रिलीज की गई. टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़. इसके जो ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस कि भैया हमारे आगे क्या क्या चैलेंजेस है और हमारे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हमें मिल सकती है. इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो चल रही है उनकी इफेक्टिवनेस को हम और अच्छे से उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके. इनकरेज फैसिलिटेटिव एंड रेगुलेटिव फ्रेमवर्क. और इसका जो स्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, ये इंक्लूड करता है 4 पिलर्स को, दैट इज पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम
एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इंडियन स्टेट्स में ऑन एन एवरेज 50% स्कोर किया है सब पिलर्स में, लाइक एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो कोस्टल स्टेट्स रही हैं इंडिया की, उन्होंने ये बहुत बेस्ट परफॉर्मर रही है, बहुत अच्छा इनका स्कोर किया है। टॉप कोस्टल स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। टॉप लैंडलॉक स्टेट्स राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा। टॉप हिमालयन स्टेट की अगर हम बात करें, दैट इज उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, टॉप किया है, दैट इज दिल्ली, गोवा एंड चंडीगढ़। बैम्बू क्लस्टर टू कम अप इन जम्मू एंड कश्मीर। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 3 बैम्बू क्लस्टर्स डेवलप होने वाले हैं जम्मू, कतरा एंड सांबा एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर के। ये डेवलप किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंडर में। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, दैट इज बैम्बू बास्केटरी, अगरबत्ती एंड बैम्बू चारकोल्स को डेवलप करना। क्योंकि मेगा बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क एट घाटी नियर जम्मू एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर विल ऑल्सो कम अप इन द रीजन। मतलब बैम्बू मेगा पार्क और बैम्बू टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर भी स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि अराउंड 25,000 पीपल्स को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। जीआई टैग फॉर बासमती। मध्य प्रदेश ने हाल ही में अप्लाई किया था जीआई टैग के लिए उनके बासमती राइस के लिए। एमपी में 13 डिस्ट्रिक्ट्स है जो बासमती राइस कल्टीवेट करते हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश ने अप्लाई किया था जीआई टैग के लिए, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे, उनके बासमती राइस को जीआई टैग नहीं मिला। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना था कि अगर एमपी को जीआई टैग मिलता है तो इंडिया की जो रेपुटेशन है बासमती राइस की वो तो खराब होगी ही, बट उसके साथ में नेशनल इंटरेस्ट पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही अकेला प्रोड्यूसर है प्रीमियम बासमती राइस का, एक्सेप्ट 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मतलब इंडिया के अलावा सिर्फ पाकिस्तान में 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके राइस को बासमती का जीआई टैग मिला हुआ है। इन मई 2010 बासमती राइस गॉट जीआई सर्टिफिकेशन। मतलब 2010 में बासमती राइस को उसका जीआई सर्टिफिकेशन मिला, वो भी सिर्फ उन राइस के लिए जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में कल्टीवेट होते हैं, और ये सिर्फ 7 स्टेट्स में कल्टीवेट किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न यूपी के 26 डिस्ट्रिक्ट्स एंड दिल्ली। जीआई टैग बेसिकली एक अश्योरेंस होता है कि ये प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक एरिया से आ रहा है। जीआई एक ट्रेडमार्क है इंटरनेशनल मार्केट में। दिल्ली ई व्हीकल पॉलिसी। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका एम है कि 25% जो रजिस्टर्ड व्हीकल है दिल्ली में वो इलेक्ट्रिक हो जाएं 2024 तक। मतलब कि 2024 तक 25% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाए, ये उनका एम है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो इसका बेनिफिट क्या क्या होगा, बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे? ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा सिटी की, फिर उसके बाद ये पोल्यूशन भी डिक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा लेवल तक डिक्रीज करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ठीक है। और इसके बाद मेजर्स क्या क्या लिए है गवर्नमेंट ने कि लोग ई व्हीकल्स को परचेस करें।
सबसे पहले तो लो इंटरेस्ट रेट, अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो आपको बहुत लो इंटरेस्ट रेट लगेगा। रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नए व्हीकल्स के लिए बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके बाद जो चार्जिंग स्टेशन है उनका एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया जा रहा है, और इनके ऊपर जो जीएसटी लगता था उसको भी रिड्यूस कर दिया है। पहले जीएसटी लगता था 12% से, अब जीएसटी लग रहा है पर व्हीकल पर सिर्फ 5% का। और अगर व्हीकल के जो चार्जर्स है उन पर पहले लगता था 18% का, बट आज लगता है 5% का। ये इनिशिएटिव कौन कौन सी स्टेट्स ने लिया है? दैट इज दिल्ली एंड केरला। Scientists find 77 new butterfly species in माथेरान। काफी लंबे टाइम के बाद, मतलब 125 साल के बाद साइंटिस्ट को 140 स्पीशीज मिली है बटरफ्लाइज की, जिसमें से 77 स्पीशीज पूरी तरह से नई है माथेरान में, जो कि महाराष्ट्र में है। माथेरान इज एन इको सेंसिटिव जोन लोकेटेड इन महाराष्ट्र। Matheran Hill Railway, also known as Matheran Light Railway, was inspected by UNESCO World Heritage Site officials but failed to make it to the list as a World Heritage Site. Dhols, Asiatic wild dog. Why in news? कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने हाई रैंक अचीव की है इनके कंजर्वेशन के लिए इंडिया में। ये न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है। अब ढोल्स पाए कहां पर जाते हैं? ये सेंट्रल, साउथ, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इंडिया में ये मेनली 3 लैंडस्केप पर पाए जाते हैं: वेस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड स्पीशीज में है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये अपेक्स प्रीडिएटर है इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। टाइगर्स के अलावा ढोल इज द ओनली लार्ज कार्निवोरस इन इंडिया दैट इज अंडर IUCN's endangered कैटेगरी में आता है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन इंक्लूड्स हैबिटेट लॉस ऑफ प्रे, खाना नहीं मिलता था उनको, कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया अदर स्पीशीज के साथ उनका, फिर डिसीज ट्रांसफर हो गई डोमेस्टिक डॉग्स में, इस वजह से उनका हैबिटेट, उनका जो नंबर्स है वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन होने लगा था। In 2014, the Indian government sanctioned its first dhole conservation breeding center at Indira Gandhi Zoological Park in Visakhapatnam. In India, dhole is protected under Schedule 2 of the Wildlife Protection Act 1972. ये उनकी इमेज है, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। डोमेस्टिक लैंग्वेज में हम इन्हें जंगली कुत्ते कह सकते हैं। Tata Group plans to launch super app. Tata Group planning to launch an all-in-one super app early 2021. Expected to bring together all the consumer-facing businesses of the group. It is likely to be developed by newly formed entity Tata Digital. Tata Group के अंडर में जो Tata Digital है, ये ऐप टाटा डिजिटल के द्वारा बनाया जाएगा। अब इस ऐप में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? प्लेटफॉर्म्स डेवलप बाय अ कंपनी ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी। कौन कौन सी सर्विसेज मिलेगी? जैसे पेमेंट फैसिलिटीज़, कैब हो गई, शॉपिंग, फूड ऑर्डरिंग, कैब सर्विसेज हो गई। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो मॉल्स होते हैं, फिजिकल मॉल्स, तो हम इसे डिजिटल मॉल कह सकते हैं कि एक ही ऐप में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल
हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको और ही ऐसी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। थैंक यू एंड स्टे ट्यून।